जा रहा है और वो बोल रहा है मेरे को सूचना दी नहीं। तो या तो ये चोर है या तो वो चोर है, दो में से तो एक पक्का हो गया ना, हम तो नहीं है ना कई चोर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के डीसीपी कार्यालय में, कार्यालय के बाहर। आप सभी को मालूम है, कई बार हम यहाँ की खबर जो है, यहाँ का इस आंदोलन की रिपोर्ट अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। इस आंदोलन को आज लगातार 53वां दिन हो गया है, 53 डेज हो चुके हैं, लेकिन आंदोलन अपनी जस की तस जगह पर वहीं पर खड़ा है। इससे पहले इस आंदोलन ने कुछ अलग हटके देखा है, हमने अपने चैनल पे लगाया था। आपने देखा है किस तरह से यहाँ गांधी जी को और अंबेडकर जी को माफ़ीनामा पेश किया गया था कि उनके संविधान के आधार पर यहाँ काम नहीं हो रहा है। उसी कड़ी में आज फिर एक बार यहाँ हटकर यहाँ गांधी जी के 3 बंदर जो हमने बचपन में सुना है, और एक कहा जाता है कि गांधी जी के 3 बंदर फेमस है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत कहो। उसकी यहाँ पर एक लगा के ये लोग आंदोलनकर्ता खड़े हैं और यही बताना चाह रहे हैं। अब ये इनका कहना जो है, इसका क्या अर्थ है वो हम इनसे ही सुनेंगे। इन बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, क्या ये जो सब बातें चल रही है वो बुरी है, क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं आंदोलन के मेन कर्ता धर्ता एडवोकेट अशोक वर्मा से। वर्मा सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नए नए तौर तरीके से आप आंदोलन कर रहे हैं। एक दिन हमने देखा था जब आपने महात्मा गांधी जी को और अंबेडकर जी को यहाँ माफ़ीनामा पेश किया था कि हम आपको माफ़ कीजिए, हम आपके संविधान पर नहीं चल रहे हैं। आज आप गांधी जी के 3 बंदर लाए, ये क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों? यूसुफ भाई, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने हमारे आंदोलन में सहयोग दिया और सत्य को बाहर लाने में जो मदद की है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। सवाल यहाँ हमने जो गांधी जी के 3 बंदर की परिकल्पना की हुई है, जो गांधी जी ने बताया भी था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये जो बातें थी वो गांधी जी ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में कही थी, लेकिन आज उसका उल्टा हो गया है। यहाँ की जो महानगर पालिका है, वसई विरार शहर महानगर पालिका, ये जब बनी थी तो हमको उम्मीद आई थी कि कुछ तो ये लोग पढ़े लिखे आएंगे, आईएएस आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक क्रिमिनल लोगों के साथ संगनमत किया, और वो भी सिर्फ पैसा के लिए। हम आपको बोल दें कि यहाँ के जो कमिश्नर है वो भी भ्रष्ट है, और वो भ्रष्टाचार में इतने ज़्यादा लिप्त है कि उन्होंने अपने नीचे जो मातहत इंजीनियर अधिकारी हैं उनके लिए आंख बंद कर ली है। तो उन्होंने जो आंख बंद की और खुला छूट दे दी है अधिकारियों को, ठेकेदारों को, कि बड़े बड़े सिंडिकेट से संगनमत करते हैं, बिल्डिंगें तोड़ दी जाती हैं गैर कानूनी तरीके से, और आपने आंख बंद कर ली। इसलिए हमने कहा कि महानगर पालिका अंधी है। तो आपका पहला जो बंदर है वो महानगर पालिका है और वो उसको आपने अंधा बताया। दूसरा आपने बेहरा बताया, ये कौन? जब हमारे साथ कोई गैर कानूनी कृत्य महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन ये सब कर रहा है, और जब हम इसकी शिकायत लेने जाते पुलिस के पास, तो इन्होंने क्या किया, एक संगनमत, क्रिमिनल संगनमत बना के रखा है पुलिस और महानगर पालिका ने। ये इनकी शिकायत लेते ही नहीं, चाहे 11 करोड़ अपन भूमि घोटाला ले लो, या अपना गटर जो टूटा था उसकी एफआईआर ले लो, या आज जो केस है उसकी एफआईआर ले लो, लेकिन ये उस पर इनके जू नहीं रेंगता है। इसलिए हमने उनको बहरा बताया, वो बंदर बहरा बंदर है, कुछ भी लेके जाओ, उनको पैसा मिल गया, बस काम खत्म, हम बहरे, हमको सुना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये बहरा बंदर हो गया। इसके बाद जब हम इनकी शिकायत, आदमी कहाँ लेके जाएगा? प्रशासन के पास लेके जाए, मंत्रालय लेके जाएगा, हमारा शासन के पास लेके जाएगा। जब हम वहाँ जाते हैं कि इनके द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा जब उनको मिल जाता है तो वो गुंगे हो जाते हैं, हमको कुछ कहना ही नहीं, जो कर रहे दोनों बंदर ठीक है। तो ये इसकी परिकल्पना है, और ये तीनों ने मिलके वसई विरार में जंगल राज पैदा कर दिया है, और इस जंगल राज को हटाने के लिए हमारी मुहिम जारी है। आपने 3 बंदरों की परिकल्पना यहाँ की, लेकिन एक अहम कड़ी 3 बंदरों में, जैसे महानगर पालिका लोकल बॉडी आई, फिर पुलिस प्रशासन आया, और उसके बाद में तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन राज्य शासन आया। लेकिन इसमें एक अहम कड़ी न्यायालय, क्यों आपने वहाँ पर दाद नहीं मांगी? इस आपका जो विषय है, इस विषय पर हमने जब कई बार सामने के पक्ष से भी बात करनी चाहिए तो उनका ये कहना है, पुलिस का खास तौर पे ये कहना है कि आप तो खुद एडवोकेट हो, उनको 156(3) के तहत कोर्ट से आदेश देकर ये काम करवा सकते हो अपना, तो आपने क्यों ये नहीं किया? मेरा कहना है कि हम जो भी मांग कर रहे हैं वो भी कानून सम्मत मांग कर रहे हैं। सीआरपीसी में 156(3) से पहले 154 आता है। अगर आपको नहीं करना है तो बंद करो ना यहाँ पुलिस स्टेशन, आपको एफआईआर क्यों, जरूरत क्या है पुलिस की? फिर हर चीज हमको अगर न्यायालय जाना है, न्यायालय व्यक्ति कब जाना चाहिए? जब प्रशासन फेल होता है तो जाना चाहिए। आपकी ड्यूटी है, आप काम नहीं करोगे और सबको न्यायालय भेज दो। आज न्यायालय में एक न्याय मिलने में कारण उसके पीछे भी यही लोग हैं,
इन्होंने अपना काम ना करके, अपना काम ईमानदारी से ना करके न्यायालय में केसेस की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, और प्रशासन ने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, वहाँ स्टाफ नहीं दिया हुआ, जजेस की संख्या नहीं है। आज एक न्याय आने में 10 से 15 साल लगता है, और 15 साल हम वहाँ लड़ेंगे, आप यहाँ एसी में बैठ के मौज करेंगे। तो आपका जो काम है 154 सिर्फ इतना ही बोलता है ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पे आपको एफआईआर दर्ज करना है, नहीं करना है। न्यायालय ने आपको आदेश दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के जजमेंट में आदेश दिया है, गाइडलाइंस इशू किया है कि आपको एफआईआर लिखना है, मैंडेटरी है। तो आप न्यायालय का भी तो सम्मान नहीं कर रहे हो। तो हम एक तरफ तुम न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहे हो, दूसरी तरफ फिर से हमको न्यायालय भेज रहे हो। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप दोनों तरफ से गेम कर रहे हो, मतलब उधर भी आप इधर भी आप। आपको अगर न्यायालय पे इतना भरोसा तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोल दिया है कि आप तुरंत एफआईआर दर्ज करिए, जैसे सूचना आपको मिलती, मैंडेटरी बताया है, तो आप नहीं दर्ज कर रहे हो। तो आप तो न्यायालय की अवमानना कर रहे हो, और न्यायालय की अवमानना कर रहे हो तो जब समय आएगा तो उसका खामियाजा भी आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारी पहली है, हम वहाँ ना जाके हम अपने न्यायालय को समर्थन दे रहे, कारण कि अगर हमारा मुकदमा और ऐसे जब मुकदमे जाते रहेंगे तो एक दिन ऐसी आएगी पूरी न्याय व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसलिए हमको न्याय व्यवस्था को बचाए रखने के लिए पहले प्रशासन को, क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। पुलिस का क्या काम है? दो ही काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, मेंटेन करना और एफआईआर दर्ज करना। दूसरा काम क्या है उनका? बाद में जांच वाच बाद की बात है ना, लेकिन आप वो भी नहीं करोगे। सिर्फ आप पैसा कमाने आ रहे, जो भी ऑफिसर आ रहा है, राजू माने मैंने सुना रिटायरमेंट पोस्टिंग में आए, करीब 10 करोड़ कमाने का इनका लक्ष्य है मानिकपुर में। तो ये पैसा कमाने आ रहे, जनता का काम नहीं करना है। उनको पूछो भाई 150 पर तो भी डीजीपी तुम्हारा ऑर्डर क्यों इशू करता है एफआईआर लिखने के लिए? क्यों बोलता है ललिता कुमारी का जजमेंट फॉलो करो? तो आप तो ना तो तुम्हारे डीजीपी की बात मानते हो, ना सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हो, और खाली पब्लिक को परेशान करना है। तो तुम काहे को इधर बैठे हो? क्यों ऑफिस खोलने का? पुलिस स्टेशन में ताला लगाओ ना, बंद करो। पब्लिक पास जो ऑप्शन होगा देखिए पब्लिक। आप इतने आक्रामकता से पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का एक बाजू ये कहना है कि आपकी फाइल पुलिस के पास है, इस पे क्या कहना चाहिए? पुलिस के पास जो भी फाइल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पत्र इंटरव्यू में बोला है और फिर बोलता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यंत्रणा तुम्हारे पास है, फाइल तुम्हारे पास अगर मेरी कोई है तो डालो ना हमको जेल में, कौन तुमको मना करता है? ये हारे नाम में हमको अभी मालूम पड़ा कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन के रजिस्टर पे हमारा नाम है जो उपद्रवी दर्ज किया गया है, जबकि मेरे ऊपर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज है, और वो भी गैर कानूनी तरीके से दर्ज की गई थी। वो भी महाराज शासन ने वापस लेने को बोला है, वापस लो। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हमने उनसे राइटिंग मांगा, आप बता दो किस आधार पे, हमको कोई जवाब अभी तक नहीं दिया गया, कौन से आधार पे हमको उपद्रवी बताया गया। और यदि तुम्हारे पास सब कुछ है तो यंत्रणा तुम्हारे पास है ना, सत्य तो सत्य है ना। असत्य ये क्या कर रहे हैं? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपनी निकम्मेपन को छुपाने के लिए, एफआईआर ना लिखना पड़े, ये मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह आरोप कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं यंत्रणा तुम्हारे पास है, तुम्हारा सीपी है, तुम्हारा डीसीपी है, सब कुछ तुम्हारा है, तो तुमको किसने रोका है? अगर मेरे पास खिलाफ फाइल है तुम्हारे पास। जिस बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी उसमें इनका कहना है कि नियमों को पाला गया है, उसमें उससे संबंधित लोगों को बाकायदा नोटिस दिए गए और जो नियम थे वो फॉलो किए गए, उसकी पूरी उन्होंने रिपोर्ट भी अपने वरिष्ठों को पेश कर दी है। उस रिपोर्ट पे मैंने काउंटर रिप्लाई दी हुई और इनको मैडम को जांच करने के लिए 20 तारीख को ही लिख दिया था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ये बोल रहे जांच, अब मैं आपको जांच के मुद्दे बता दूं तो मेरे मित्र सुमित्रा नंदन जी ने एक आरटीआई भरी थी, उसमें एक पेपर आया है जिसके द्वारा मेरे को मालूम पड़ा मैं उपद्रवी हूँ। अभी तक तो नहीं मालूम था, मेरे माँ बाप को भी नहीं मालूम था मैं उपद्रवी हूँ, इनको मालूम पड़ गया, बड़ी अच्छी बात है, हम इनको बधाई देंगे, दूसरा कुछ तो नहीं बोल सकते। उस रिपोर्ट में इंजीनियर मयूरेश पाटिल का एक स्टेटमेंट है। इंजीनियर मयूरेश पाटिल बोलते हैं कि हमने अमुक आदमी के कहने से जितेंद्र वर्मा नाम के व्यक्ति को नोटिस दिया। मैं कहता हूं जितेंद्र वर्मा नाम का कोई आदमी उस बिल्डिंग में नहीं, एक। दूसरा, जिस आदमी को बोलते कहने से वो आदमी बोलता है कि नोटिस हमको दिया, वो बोलते हमने जितेंद्र वर्मा को दिया, और वो आदमी बोलता है हमको दिया और हमने बांटा। हम बोलते अच्छा नोटिस दिखा दो, नहीं है। 1 महीना से ऊपर हो गया आरटीआई डाल के, उसमें भी नहीं दिया। लेटर मैंने लिखा, उनको भी नहीं, महानगर पालिका को भी दिया और पुलिस स्टेशन को भी दिया। अरे साच को आज क्या मारो ना मेरे मुंह पे, ये देखो है सब कुछ, कौन मना करता है तुमको? लाओ इधर दिखाओ हमको कौन सा है देने को। तक कारण ये सब बनाया गया, मैनिपुलेट किया गया है, और इसी मैनिपुलेशन जब आ जाएगा तो फोर्जरी का गुनाह एक और दर्ज होगा, उसकी डिमांड अलग से आएगी। इससे बचने के लिए वो डॉक्यूमेंट हमको नहीं दिए जा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं। 3-4 स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किए जिसकी कॉपी मेरे पास आ गई है। चारों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है, फॉरगेट इट, भूल जाओ।
13/12/2023 को मेरा स्टेटमेंट डिटेल में रिकॉर्ड किया गया। उस स्टेटमेंट में लिखी गई एक एक बात सत्य है। मैं फिर बोलता हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। तो यदि उस स्टेटमेंट में जो मेरे प्रश्न हैं या मेरा जो स्टेटमेंट है उसको काउंटर करते हुए उसके गलती में कोई तुम्हारे पास सबूत है तो लाओ ना, मेरे को दिखाओ ना मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज हुई, आप दिखाओ हमको कि नहीं हुई। क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपको ये बताते हुए मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बीएमसी जो मुंबई में महानगर पालिका है, वो C1 कैटेगरी की जब बिल्डिंग को डिमोलिश करती है तो उनकी एक बड़ी प्रक्रिया है। उसका हमारे पास वो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी है। हमने खुद अनिल पवार को यहाँ दिया हुआ है और सीपी मधुकर पांडे को भी दिया है। उनकी एक पॉलिसी है कि इस तरह की बिल्डिंग ऐसा ऐसा स्टेप फॉलो करके तोड़ना है। एक भी आइटम को खरोच नहीं लगनी चाहिए, इसमें वो भी ये लिखा है। ठीक है, या तो आइटम छोड़ो, इनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं, कोई पंचनामा ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे अगर आपके पास है तो देने में 53 दिन क्यों लगा रहे हो? दो ना, हम तो तुमको बोल रहे हैं ना। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाया जा रहा। इतनी बड़ी लेन देन इस मैटर में हुई है कि वो पैसे का सिर्फ हजम किया जा रहा है। अशोक वर्मा के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दो, वैसा एलिगेशन, इससे हम घबरने वाले नहीं है। सत्य तो सत्य ही होता है। एक आखिरी सवाल, ऐसा भी हमें जानकारी मिली या कहा बताया गया है कि आप आरटीआई कायदे का गलत फायदा उठाकर अपने काम निकलवाते हो, ये कहाँ तक सही है? मैंने जीवन में अब तक हार्डली 10 से 15 आरटीआई एप्लीकेशन डाली होंगी और किसी भी मैटर में मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया है। किसी भी मैटर में मैंने अपने कदम पीछे नहीं लिए हैं या किसी पर दवा। अगर एक भी सबूत मानिकपुर पुलिस स्टेशन हमको दिला दे कि ये आइटम हमने आपने आरटीआई डाल के ये आपने उसमें तड़जोड़ किया, ये किया है, तो पहले तो गैर कानूनी अपराध बनता है, तो हमको अंदर डालो। नहीं बनता है, आप मेरे को सबूत दिखा दो, मैं वैसे ही छोड़ के जाने को तैयार है। अब दिखाओ, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ। आप जो आपके पास मैकेनिज्म है मेरे को एक दिखाओ कि मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाल के फला फला व्यक्ति को ब्लैकमेल किया, फला फला अधिकारी को ब्लैकमेल किया। आपके कहने से सब कुछ हो जाएगा क्या? आप सबूत दे दो मेरे को। आप हमने बोला तुम सीसीटीवी फुटेज दे दो, कौन से अधिकारी को दबाव डाल के कौन सा काम लिया वो बता दो। हमारा कौन सा काम तुमने किया? हमारी एक 2008 में दिन दहाड़े मेरे घर में चोरी हुई थी। ये निकम्मे लोग आज तक उसको जांच नहीं कर पाए। मैंने कभी आवाज नहीं उठाई क्योंकि मेरा व्यक्तिगत इशू था। ये मेरा व्यक्तिगत इशू नहीं है, इट इज अ सिंबॉलिक इशू। ये जनता का इशू। यहाँ जंगल राज चल रहा है, हमको जंगल राज खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और इसलिए मेरा इनसे विरोध है और ये मुद्दे को भटकाने का सब प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैंने अभी पहले बोला था आखिरी सवाल, लेकिन सवाल पे सवाल एक और मुझे सवाल ध्यान में आया है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस मामले को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो उस मामले में उस घर के मेन जो ओनर है उनके साथ भी आपने कुछ गलत बर्ताव किया है और आप उसके ओनर है ही नहीं। झूठ बोल, ऑनर तो मैं नहीं हूँ, ये तो मैं खुद सत्य बोलता हूँ। मैंने कहीं भी नहीं लिखा मैं ऑनर हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा पोजीशन जरूर है और ये लड़ाई सिंबॉलिक है, मैं पहले ही बता दूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैंने बात कही है न्यायालय के थ्रू हमारे पास प्रमाण है, न्यायालय के आदेश हैं हमारे पास। किसी के साथ हमने कोई अन्याय नहीं किया है। अगर किसी ने मेरे साथ कोई अन्याय किया है तो मैं दुनिया से लड़ता हूँ तो अपनी लड़ाई तो लड़ूंगा, तो उसमें मेरा वो अधिकार भी है। और मैंने उनके किसी के साथ कोई अन्याय किया, अगर कोई बोलता है तो लिखे ना मेरे खिलाफ एफआईआर। फिर क्यों और जाके उसके ऊपर एफआईआर लिखते, उसको अरेस्ट करते अगर मैंने गलत किया था। और मैंने कौन सी उसमें आरटीआई डाली थी वो भी बता दे जरा मेरे को। हम जैसे आज आंदोलन कर रहे हैं वैसे पहले भी हमने आंदोलन किए और वो इसी न्यायालय ने पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, फिर सेशन कोर्ट का ऑर्डर है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है। तब क्या चाहिए? व्हाट यू वांट मोर? तो हम तो सब तुमको देखना ही नहीं है। तुमको एक कलर चश्मा लगाना है और आपको उसी कलर में देखना है क्योंकि ये भ्रष्टाचार का पैसा हजम करना है। आपको मैं सबूत दे रहा हूँ, आपको देखना ही नहीं। हमने एक एक लाइन, अभी मैंने बोला 13 दिसंबर 2023 को लिखे गए स्टेटमेंट की एक एक लाइन सही है, सत्य है। तो अभी क्या है? और यदि मैं किसी की प्रॉपर्टी को अपना बता रहा हूँ, मैं ओनर हूँ ऐसा बता रहा हूँ और झूठा बता रहा हूँ तो उसमें तो बड़े बड़े गुनाह बनते हैं। क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो मेरे को? अगर ऐसा तुम्हारे, हमको प्रूफ करो मैंने कहाँ लिखा ओनर हूँ मैं। ये तो ये जांच को ये मुद्दे से हटने की बात है। अरे तुम्हारे अंदर है कैपेसिटी तो आइए, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप हमारे ऊपर आरोप लगा दीजिए, आपको मैं आरोप का जवाब दे देता हूं और मैं आपको जो सवाल करता हूं आप जवाब खुले उसमें दे दो डॉक्यूमेंट के साथ और मैं डॉक्यूमेंट के साथ लड़ने को तैयार हूं। आइए हम चैलेंज करते हैं। राजू माने ने आपको बोला या किसी और ने बोला हो, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूं
कि अंबाड़ी रोड या वसई का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो एरिया हो वहाँ खुला मंच बुलाओ, वहाँ मीडिया को बुलाओ और हमारे ऊपर जितने आरोप है आप लगाओ। हम आपके ऊपर जो है सत्य दिखा देते कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ चोरी की आपने। ये क्या करेंगे? इनके सिर से पैर तक भ्रष्टाचार से निपटे हुए हैं। और अगर ज्यादा तुम्हारे अंदर सत्य का कीड़ा दौड़ रहा है ना, कि अगर बोल रहा अशोक वर्मा सत्य है ना, तो मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लो, जिस चीज पे चाहिए उस चीज पे। अपना भी करा लो ना, पर पूरा खानदान जेल में मिलेगा। करा के तो देखो। यहाँ से लेके सीपी से लेके यहाँ तक मेरे को तो एक भी ईमानदार आदमी नहीं था। मैं तो सोचा था महिला है, कुछ सेंसिटिविटी इनके अंदर होगी, मानवता होगी। 53 दिन से यहाँ बैठे हैं। इनके पति क्या हो गए गृह मंत्रालय में, तो ये सैया भरे कोतवाल अफदर का चल रहा है। चाल वालों को बुला के डील कर रही है बैठे। आप जो उठाओ सीसीटीवी फुटेज, इनके कॉल रिकॉर्ड निकालो। या भ्रष्ट जो लोग हैं, इनके दलाल लोग हैं, वो लोग इनको कलेक्शन करते। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ मीटिंग होती है, वो बताओ हमको। वो नहीं बताएंगे। इनको सिर्फ और सिर्फ जांच भटकाने का। आज एक और मुद्दा सामने है, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ आपको। गटर इंसिडेंट में जो 142/2016 में FIR दर्ज हुई थी, उसमें जांच में हमको यहाँ से एक लेटर दिया गया, इसी ऑफिस में DCP जोन 2 तत्कालीन DCP मिस्टर संजय पाटिल के द्वारा। अब उसमें जब हमने कंप्लेन किया कि जब हमको ये लेटर दिया गया कि जांच जारी है, तो ये जांच बंद कैसे कर दी गई, जांच की जाए। तो उसकी जांच इन्होंने ऑर्डर करके 7 दिन में ACP से मांगी है। वहां जो जांच चल रही उसमें API का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो आईओ था तत्कालीन आईओ। उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हमको DCP ऑफिस ने कोई हमको सूचना दी ही नहीं। अब बताइए कि एक DCP कार्यालय से मेरे को कुछ बताया जा रहा है और वो बोल रहा मेरे को सूचना दी नहीं। तो या तो ये चोर है या तो वो चोर है, दो में से तो एक पक्का हो गया ना। हम तो नहीं है ना कई चोर, तो तुम तो अपने अंदर ही चोर हो, हमको क्या बोल रहे हो। और जो हमारे ऊपर आरोप मानिकपुर पुलिस स्टेशन ने लगाए है, मैंने 3 RTI डाली है, हमको जवाब दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर उनके अंदर जरा सी भी गैरत बची है तो हमको एक पॉइंट का जवाब दे दें कि मेरे ऊपर कितने तड़ीपार के केस है, कितने प्रिवेंटिव केस हैं, मेरा क्या करेक्टर है, मैंने कौन सा किसी का नुकसान किया है, हमको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। निश्चित ही ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और अभी कुछ लोग हैं जिनका भी हमें यहाँ इंटरव्यू लेना है, लेकिन उसके पहले इनका इंटरव्यू लूँ उसके पहले एक बात मुझे कहनी, वो ये है कि मैं यहाँ आया था इंटरव्यू लेने, लेकिन ये इंटरव्यू हो गई एक डिबेट, वाद विवाद। और यहाँ पक्ष तो जो है वर्मा जी वो है, आपने देखा ही है। मैं विपक्ष की भूमिका में था, लेकिन यहाँ जिस आधार से जिस तरीके से वर्मा जी ने जवाब दिए, ये जवाब एक कॉन्फिडेंस इंसान ही दे सकता है, जब वो इंसान पूरी तरह से खुद को ये समझता है कि उसके बोलने में, उसके शब्दों में कितनी प्रतिशत सत्यता है, तभी दे सकता है। तो जाहिर सी बात है, हमें भी मानिकपुर पुलिस स्टेशन से या आधिकारिक तौर पे हमें अभी कोई बयान नहीं मिला है, लेकिन गैर आधिकारिक तरीक़े से हमें ऐसा बताया गया और हमने वही सवाल सब यहाँ उठाए थे। तो उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है आपने सुना है। तो ये 53 दिन से आंदोलन चल रहा है। आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन बातें ऐसी है कि शब्द को बीच में काटना भी पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए हमने किया जो कुछ है, आपने सुना है लोगों ने क्या कहा। 53 दिन हो गए, 53 दिन से एक आंदोलन जारी है और प्रशासन जो है वो उस आंदोलन को लगातार नेगलेक्ट करके कहीं ना कहीं जो जनता है उसको न्याय नहीं दे रहा है, तो उसके साथ एक तरह का अन्याय ही कर रहा है। यही कहना चाहेंगे आखिरी में, और अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये आंदोलन कहाँ पहुँचता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।